नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी तक आपने मिनारी इस फिल्म का नाम सुना ही होगा। इस वर्ष के ऑस्कर्स में उसे 6 नॉमिनेशंस मिले हैं। एक अवार्ड उसने जीता भी है बेस्ट एक्ट्रेस का। इसके अलावा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का अवार्ड मिला है। कई सारे नॉमिनेशंस मिले हैं, कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इसे अवार्ड्स जीते हुए हैं। साथ में ही ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म अवार्ड्स में भी इसे 6 नॉमिनेशंस मिले हैं, कुछ अवार्ड्स जीते हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारे अवार्ड्स इस फिल्म को मिले हैं। तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। हालांकि इसके जो कैरेक्टर्स है वे साउथ कोरियन सारे कैरेक्टर्स है, पर ये एक अमेरिकन फिल्म है और अमेरिकन डायरेक्टर के ही द्वारा, जिनका नाम ली आइजैक चंग है, उनके द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है स्टीवन यून, हान येरी, एलन किम, इस प्रकार, और इनके साथ में और भी कई सारे सहायक कलाकार फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं। अब कहानी की बात करें तो ये कहानी है एक साउथ कोरियन परिवार की, जो पिछले कई वर्षों से अमेरिका में रहता है। ये परिवार अमेरिका के कैलिफोर्निया में वे कई वर्षों से रहते थे। परिवार में जेकब है, उनकी पत्नी मोनिका है, साथ में ही उनका बेटा डेविड और बेटी एन है। अब जेकब एक नई शुरुआत करना चाहता है। कैलिफोर्निया में वे कई वर्षों से रहते थे, तो इस नई शुरुआत करने के उद्देश्य से वे यूनाइटेड स्टेट्स के एक रूरल एरिया में, गांव में आकर वो वहाँ पर ज़मीन परचेस करता है। बहुत कम कीमत में उसे 50 एकड़ ज़मीन वहाँ पर मिल जाती है और उस ज़मीन के ही साथ में एक घर भी मिल जाता है, जिस घर को नीचे पहिए है, छोटा सा घर है। तो जेकब का ये सपना होता है उसका कि उसका खुद का एक फार्म हो अमेरिका में, जहाँ पर वो कोरियन वेजिटेबल्स उनकी खेती करे और मार्केट में जाकर बेचे। खुद का एक फार्म हो, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो जो चूज़े होते हैं, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, उनका सेक्स चेक करने का वो काम करते आया है, मेल और फीमेल्स को अलग अलग करने का, और इस काम से वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। 1980 के दशक में ये कहानी स्थित है। एक सीन में वो अपनी पत्नी मोनिका से कहता भी है कि मैं ये पूरे जीवन भर जो चूज़े हैं उनका बट चेक नहीं करना चाहता हूँ, ये मैं जीवन भर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे बच्चे मुझे सक्सेसफुल होते हुए देखे, ये उसके जीवन का सपना होता है। और इसी कारण से उसने ये 50 एकड़ का फार्म खरीदा है यूनाइटेड स्टेट्स के रूरल एरिया में। पर जब ये कैलिफोर्निया से ड्राइव करते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसकी जो पत्नी है मोनिका, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो कहती कि जैसा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, ये वैसी तो नई शुरुआत बिल्कुल भी दिख नहीं रही। वो पहियों वाला वो घर, वो फार्म, शहर से काफ़ी दूर, आजू बाजू में कोई लोग नहीं रहते, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, ये उसको बिल्कुल भी जगह पसंद नहीं आती है। और ये फार्म वगैरह की बातें भी उसके दिमाग में बिल्कुल बैठती नहीं है। अब वहाँ पहुँचने के बाद में जेकब सबसे पहले काम करता है, पानी, कुआं खोदने के लिए, खेती के लिए पानी चाहिए, तो एक वाटर डिवाइनर होता है अमेरिका में, उन्हें वाटर डिवाइनर कहते हैं, जो अपनी डिवाइन पावर्स से, दिव्य शक्तियों से पानी ज़मीन के नीचे कहाँ है वो जगह वो खोज कर देते हैं ताकि वहाँ पर कुआं खोदा जा सके। पर जेकब कहता है कि भाई हम कोरियन लोग हैं और हम ऐसे बातों में विश्वास नहीं करते, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। वो डेविड से कहता है, उसके बेटे से, और वो डेविड से पूछता है कि बताओ कहाँ पर हो सकता है पानी, ढलान कहाँ पर है। तो बेटा कहता है कि उस तरफ ढलान है। तो वो कहता है कि हाँ चलो, तो ढलान आए तो पानी उधर ही जाएगा, तो वहीं पर हम कुआं खोदेंगे। तो एक जगह पर कुआं खोदता है, पानी में निकल भी जाता है थोड़ा सा ही खोदने के बाद में। अब उसके साथ, उस कुएं के साथ क्या होगा, वो पानी के साथ क्या होगा, वो आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अगला कैरेक्टर मोनिका के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मोनिका इस जेकब के निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसी कारण से जेकब और मोनिका के बीच में बार बार झगड़े होते रहते हैं और ये झगड़ा हमेशा एक ही कंक्लूजन पर जाकर पहुंचता है। मोनिका ये कहती कि यार नहीं, ये नई शुरुआत तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। परिवार तोड़ने तक ये बात हमेशा आकर पहुँच जाती है, पर फिर भी वे दोनों ही एक दूसरे के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं और साथ में ही वे रहते हैं। और जो जेकब है उसे भी मोनिका की चिंता करते हुए दिखाया है। वो मोनिका से प्रेम भी करता है, हालांकि उसे एक सीन में बहुत ज़्यादा मोनिका पर चिल्लाते हुए दिखाया है, दोनों का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, पर फिर भी वे दोनों ही एक दूसरे के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं, साथ में रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को पीछे छोड़ते जाते हैं और वे दोनों ही एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, ये भी हमें दिखाया है। अगला कैरेक्टर है इनकी मोनिका की माँ का, यानी डेविड और एन की नानी का। अब ये शहर से काफ़ी दूर रहते हैं, जेकब और मोनिका। इन दोनों को उनका जो चूज़ों का सेक्स चेक करने का जो काम है उसके लिए दिन भर बाहर रहना पड़ता है। तो बच्चों का ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए वो अपनी माँ को बुला लेती है मोनिका। जेकब भी कहता है कि तुम अपनी माँ को बुला लो, उसको मतलब उससे भी खुशी हो जाएगी, इस उद्देश्य से जेकब ये कहता है। तो जब सुन जा
क्या नाम है उस कैरेक्टर का, नानी का, सुंजा, हाँ सुंजा ही नाम है। तो सुंजा जब वहाँ पर आती है साउथ कोरिया से, वो अमेरिका में आती है, तो अपने साथ में आते समय साउथ कोरियन कई सारे मसाले, चिली पाउडर वगैरह, सूखी हुई मछलियाँ, और भी अपने जो पोता है डेविड, उसके लिए कुछ वो अलग ड्रिंक लेकर के आती है, एक दवाई की तरह होता है, जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इस प्रकार से अपने साथ में साउथ कोरिया के कल्चर से जुड़ी हुई कई सारी बातें, मसाले वगैरह वो वहाँ पर लेकर के आती है, और मोनिका बहुत बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है। अब जो डेविड है वो अपनी नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एक तो उसे रूम शेयर करना पड़ता है नानी के साथ में, ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऊपर से नानी उसके लिए जो ड्रिंक लेकर के आती है, मतलब डेविड ने अपने एक इमेजिनेशन जो उसका था कि भाई नानी, दादी नानी कैसे होनी चाहिए, कि भाई वो कुकीज़ बनाए, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाए। तो ऐसे तो ये नानी है ही नहीं। वो कहता है कि यार तुम तो ग्रैंड मदर जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तो और ऊपर से वो कुकीज़ वगैरह तो छोड़ो, एक बहुत ही घटिया सा ड्रिंक लेकर के आई हो, जिसके बारे में डेविड कहता है कि नानी ये चीज़ अगली बार बिल्कुल भी कभी भी लेकर के मत आना। तो डेविड थोड़ा सा नानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो एक दिन अपनी जो सुसु है, यूरिन है, वो उसको पिला देता है बाउल में लेकर के आकर। तो ऊपर दादी नानी ये सारी शरारतें उसकी सहन करती है, और अपने पोते और पोती को वो खेत में घुमाने वगैरह के लेकर के जाती है। और मिनारी नाम के पौधे, जो एक औषधि पौधा है, सब्जी वगैरह बनाने भी उसे काम में ले आ जाता है, ऐसा बताया गया है। तो उसके बीज वो लेकर के आई है, और एक पानी की धारा होती है दूर खेती, उनके ही खेती के पास में, तो वहाँ पर एक ज़मीन पर वो मीनारी के पौधे आएंगे यहाँ पर अच्छे, ये कहकर वो वहाँ पर बीज लगा देती है। तो इस प्रकार से अपने पोते को पोती को साथ में घुमाने के लिए हमेशा लेकर के जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं डेविड के कैरेक्टर की। डेविड सबसे छोटा बच्चा है उनका, जेकब और मोनिका का, और उसके हृदय में छेद होता है। इस कारण से उसे ज़्यादा दौड़ने के लिए, ज़्यादा कोई मेहनत का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना किया होता है। पर जो दादी है वो आने के बाद में वो जेकब को अपने साथ में घुमाने के लेकर के जाती है। वो पानी वगैरह उठा कर लेकर के आते हैं, दौड़ता है जेकब नानी के साथ में। और जो ये रूरल एरिया है, गांव के, यहाँ पर गांव में आकर वो रहने लगते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, इन सब बातों के कारण डेविड का वो जो हृदय का छेद है वो अपने आप ही ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है। और जो डेविड है वो भी धीरे धीरे नानी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है। इसके बाद जो एन का कैरेक्टर है, डेविड की बहन, उसके बारे में ज़्यादा कुछ उस कैरेक्टर को फिल्म में डेवलप नहीं किया गया। छठा कैरेक्टर है पॉल नाम का, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बात बात पर जीसस से वो प्रेयर करने लग जाता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो एक बहुत बड़ा क्रॉस अपने कंधे पर लेकर पूरे गाँव में घूमता रहता है। पॉल बहुत ज़्यादा गरीब है, और शुरुआत में वो जेकब की मदद करता है ट्रैक्टर वगैरह लाने में, और तभी वो जेकब से वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ खेती का, मुझे कोरियन वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में सब पता है, मैं कोरियन वॉर के लिए कोरिया में ही था वगैरह वगैरह। और वो जेकब से कुल मिलाकर आग्रह करता है कि वो उसे काम पर रख ले। जेकब उसे काम पर भी रख लेता है, वो पूरी तरीके से ईमानदारी से जेकब की मदद भी करता है। हालांकि जेकब उतना कुछ पॉल को पसंद नहीं करता, उसके बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होने के कारण। तो ये 6 कुल मिलाकर इस फिल्म के मुख्य पात्र हैं। अब हम आते हैं जेकब की खेती की तरफ। देखिए, जेकब मेहनत तो बहुत करता है ईमानदारी से, और अपने सपने को लेकर वो बिल्कुल जेन्युइन है। मतलब ऐसे ही नहीं कि बस चलो कैलिफोर्निया से भागना है इसलिए यहाँ पर आ गए, ऐसा नहीं है। वो अपने परिवार को लेकर, अपने सपने को लेकर बहुत ज़्यादा ईमानदार है। पर उसके इस सपने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। सबसे पहले तो उसने जहाँ पर ये कुएं के लिए जगह खोजी थी वो गलत साबित हो जाती है। उसने अपने बुद्धि का उपयोग करके जगह खोजी थी, वहाँ का पानी खत्म हो जाता है। फिर उनके घर के लिए जो पानी आता है वहीं से वो खेती का पाइप कनेक्ट कर देता है, और घर का पानी वो खेती के लिए यूज़ करता है, जिसके लिए उन्हें पे करना पड़ता है। तो बहुत सारा उसका खेती के लिए खर्चा हो जाता है, घर का पानी वो यूज़ करता है इसलिए। इसके बाद में खेती वगैरह सब जब हो जाती है तो जहाँ से उसे ऑर्डर मिलने वाली थी वो व्यापारी आखिरी लास्ट मिनट पर वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। इसके बाद भी जब एक और डीलर उसे मिल जाता है जहाँ पर वो अपनी वेजिटेबल्स वगैरह बेच सकता है, वो ऑर्डर तो उसे मिल जाती है, पर उसके बाद तुरंत ही जो नानी है वो बीमार हो जाती है बाद में। तो उससे गलती से आग लग जाती है। जहाँ पर वो पूरा शेड था, जहाँ पर वो सारी वेजिटेबल्स वगैरह रखी हुई थी, उस पूरे शेड को ही आग लग जाती है। तो कई सारे प्रॉब्लम्स जेकब के रास्ते में आते जाते हैं। इसके बाद फिल्म के अंत में वो वाटर डिवाइनर को बुला कर लेकर आता है, जिसे उसने शुरुआत में मना किया था कि भाई मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुएं के लिए जगह खोजूंगा। पर बुद्धि का उपयोग करके उसने जो जगह खोजी थी वो गलत साबित हो जाती है, और फिर फिल्म के अंत में वो वाटर डिवाइनर को बुला कर लेकर आता है कुएं के लिए नई जगह खोजने के लिए।
अब इसे अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना कहिए या जो भी कहिए, या अमेरिकन कल्चर के साथ में एडजस्ट करना कहिए, किसी भी प्रकार से आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और फिल्म के बिल्कुल अंत में जेकब उस जगह पर जाता है जहाँ पर नानी ने वो मीनारी के बीज बोए थे, वो काफ़ी अभी बड़े हो गए हैं, और वहाँ जाकर जेकब कहता है कि नानी ने बहुत अच्छी जगह, कितनी बढ़िया जगह चुनी है मीनारी को उगाने के लिए। और इसी के साथ में फिल्म खत्म हो जाती है। इन सारी बातों के साथ में फिल्म में ईसाई धर्म की मान्यताओं पर, क्रिश्चियन धर्म की मान्यताओं पर भी बहुत ज़्यादा अलग से उन्होंने फोकस किया है। सबसे पहले देखिए, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे साउथ कोरियन हैं। उन्हें एक साउथ कोरियन इमिग्रेंट फैमिली उनको दिखाया है, पर उनके नाम क्रिश्चियन दिखाए हैं। जेकब, मोनिका, डेविड, एन, सबके क्रिश्चियन नाम दिखाए हैं। पर उनकी जो नानी है जो साउथ कोरिया से आती है, उसका नाम उन्होंने साउथ कोरियन ही दिखाया है, जिसका नाम सुन जा है। इसके साथ में ही जो मैंने पॉल का कैरेक्टर तो आपको बताया ही, उसे बहुत ज़्यादा रिलीजियस दिखाया है, क्रॉस वगैरह लेकर वो घूमता रहता है, बात बात पर वो प्रेयर करता रहता है। इसके अलावा जब मोनिका बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है तो जेकब उसे आकर कहता है कि शायद तुम यहाँ पर बहुत अकेली पड़ गई हो, कोई फ्रेंड्स वगैरह तुम्हारे यहाँ पर नहीं है, तो चलो हमें अब चर्च जाना चाहिए। तो वो बार बार कई बार वो फिल्म में उनको चर्च में जाते हुए भी दिखाया है। वहाँ पर जो उनकी प्रेयर वगैरह जो भी वो बातें करते हैं, वो सारी बातें भी उन्होंने फिल्म में दिखाई है। तो इन बातों पर भी फिल्म में अलग से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। अब ये फिल्म हमसे क्या कहने का प्रयास करती है, इस बारे में अगर हम सोचें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार से इसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि एक परिवार के जीवन का बस एक हिस्सा उन्होंने हमें यहाँ पर दिखाया है। उनके जीवन की कुछ घटनाओं को उन्होंने हमें दिखाया है, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उनके खुद के जीवन के कुछ अनुभवों को, बचपन के अनुभवों को उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। हालांकि मैंने जितने भी कोरियन ड्रामाज देखे हुए हैं, कोरियन फिल्में देखी हुई है, कम से कम 8 से 9 कोरियन फिल्में देखी है और 6 कोरियन ड्रामाज मैंने देखे हुए हैं। पर उन सब में जिस प्रकार से मैंने परिवार का चित्रण आज तक कोरियन ड्रामाज में देखा है, उससे बिल्कुल ही अलग परिवार मुझे यहाँ पर देखने को मिला। भले ये साउथ कोरियन परिवार ही है, पर बिल्कुल ही अलग मुझे देखने को मिला कोरियन ड्रामाज, कोरियन फिल्मों की अपेक्षा। कोरियन फिल्मों को अगर हम देखें तो देखिए एक जुड़ा हुआ परिवार हमें देखने को मिलता है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, इवन ज़ोंबीज़ ही क्यों ना आ जाए, पर फिर भी वे अपने परिवार की केयर करते हैं। परिवार तोड़ने के बारे में कभी वे सोचते नहीं हैं। ज़्यादातर ऐसे ही परिवार मुझे देखने को मिले हैं। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मोनिका का कैरेक्टर है वो बात बात में छोड़कर चली जाऊंगी, परिवार तोड़ने की बातें बार बात पर हो रही है। मतलब बस खेती करने का निर्णय लेता है पति जेकब वहाँ पर, तो भी वो नाराज़ हो जाती है, झगड़े करने लग जाते हैं। इवन खेती के लिए पानी, वो जहाँ पर कुआं था वो पानी खत्म हो जाता है, तो उसको लेकर भी मोनिका परेशान हो जाती है। इसके अलावा जेकब एक जगह पर कहता है कि मैं अपने बच्चों के नज़रों में ये दिखाना एक बार उनके नज़रों में मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ये वो कहता है। और ये भी कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए ये सब कर रहा हूँ, और तुम चाहो तो अगर तुम चाहो तो आप अलग जा सकती हो, अलग रह सकती हो। तो इस बात को लेकर भी मोनिका बाहर आकर बहुत ज़्यादा हंगामा कर देती कि भाई नहीं, तुमने परिवार से ज़्यादा खेती को महत्व दिया वगैरह वगैरह। भाई वो परिवार के लिए तो कर रहा है ना, बच्चों के नज़रों में ही तो वो सफल होना चाहता है, पर फिर भी वो उसको लेकर भी परिवार तोड़ने की बातें करती है, रोने लग जाती है। हालांकि बाद में फिर से उनको एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करते हुए ज़रूर दिखाया है, पर ये जो मोनिका का स्वभाव है मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। मतलब यार खेती कर रहे हैं तो साथ में मिलजुल कर ही करते हैं ना। मैंने तो गांव में आज तक ऐसा ही देखा है, पर यहाँ पर ये जो परिवार है वो बिल्कुल ही मतलब बात पर परिवार तोड़ने पर जो आ जाता है वो मुझे कुछ सही नहीं लगा कुल मिलाकर। पर फिर भी चलो, एंडिंग में मैसेज यही था कि सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, समस्याओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करना चाहिए। यही कुल मिलाकर फिल्म का मैसेज था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको स्लो और थोड़ी सी डिप्रेसिंग ऐसी फिल्में देखना पसंद है तो बिल्कुल आप ये फिल्म देख सकते हैं। पर अगर ऐसी फिल्में आपको देखना पसंद नहीं है, स्लो, डिप्रेसिंग ऐसी फैमिली ड्रामाज, तो ये फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी। मैं मीनारी को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप देखना चाहते हैं परिवार के साथ में तो बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।